दर्शकों कुछ तारीखें जो होती है ना कैलेंडर में दर्ज होकर चुपचाप नहीं रहती, वो लौटती है बार बार एक चेतावनी बनकर, जब तक कि कोई उसे सुन ना ले। तो 20 जुलाई 2026 सब उन्हीं तारीखों में शुमार हो चुके हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं, नीट का जो पेपर बार बार लीक, और ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक होते रहते हैं ना, शिक्षा प्रणाली की जो सड़ांध है, जिसने लाखों बच्चों की जो बरसों की मेहनत होती है, इसे एक झटकों में क्या करती है, खाक कर देती है ना। तो क्या हुआ फिर, सोनम वांगचुक साहब जो है, सर जो है, ये 59 वर्ष के, एक्चुअली एक ऐसी उम्र जो आराम मांगती हो, फिर भी जंतर मंतर पर एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, सिर्फ इतनी मांग लेकर कि ये जो शिक्षा मंत्री है ना धर्मेंद्र प्रधान, इसका इस्तीफा दो। और सरकार का जवाब क्या था, एक बुजुर्ग को जबरदस्ती उठाकर अस्पताल पटक देना, है ना। आपने देखा होगा किस तरह सफेद कपड़े में लिपट कर उसे ले जाया गया वहां से, जंतर मंतर से, और उसे मेडिकल केयर का नाम देना, और फिर परिवार और आंदोलनकारी इसे सीधे शब्दों में कहते हैं गैर कानूनी नजरबंदी, है ना। एक बूढ़े आदमी की भूख हड़ताल को ताकत से तोड़ना, इससे ज्यादा सस्ती, इससे ज्यादा डरी हुई सत्ता, इसकी तस्वीर और क्या ही होगी। यही वो चिंगारी थी दोस्तों। और फिर आया ये ऐतिहासिक 20 जुलाई का दिन। यहाँ पर कई हजार लाखों लोग, ज्यादातर सारे के सारे छात्र थे। वो पीढ़ी जिसे अराजनैतिक यानी एपॉलिटिकल कहकर खारिज किया जाता है ना, तो जंतर मंतर से फिर संसद की तरफ बढ़े। इनका कोई लीडर नहीं है, एक बात ध्यान रखो, ठीक है। तो फिर क्या है, इनको जवाब में क्या मिला जब ये निकले, तो आंसू गैस, लाठियां, और दिल्ली पुलिस के अपने ही आंकड़ों के मुताबिक करीब 180 लोग जो है ना घायल हुए, जिनमें से 7 प्रदर्शनकारी थे। गौर से अगर देखा जाए, उस दिन की हर वीडियो फुटेज में पुलिस को किसी प्रदर्शनकारियों ने नहीं मारा, ठीक है। आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, एक भी फुटेज ऐसी नहीं मिली जिसमें किसी भीड़ ने पहल की हो। ये मेरी राय नहीं है, ये जो है ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड झूठ नहीं है, ठीक है। भले ही स्टूडियो के भीतर ये जो गोदी मीडिया है कितने भी झूठ बोले, है ना, कुछ भी दिखाए, लेकिन सच यही है। एक युवा छात्र जमीन पर पड़ा, उसे उसके पेट पर टांग क्या है, लात रखकर, पैर रखकर ये चेक किया जा रहा है। एक सुअर पुलिस, एक महिला पुलिस, क्या कहूँ मैं अब उसे, ठीक है, उसे चेक कर रहे हैं वो। इस तरह से किसी जानवर को हम चेक करते हैं कि क्या ये जिंदा है या मर गया है, इस बेरहमी से उसे मारा गया था, ठीक है। आप फुटेज देख सकते हैं। एक बच्ची को कई लोग मिलकर घसीट रहे हैं, है ना। कुछ वीडियो तो ऐसी है कि वो बड़ी ही शर्मनाक है हमारी सिस्टम के लिए, ये डेमोक्रेसी के लिए। कोई भी शरीफ इंसान उस तरह से वो देख भी नहीं पाएगा, ठीक है, जो तकलीफ होगी थी। तो एक बच्ची है, कई लोग मिलकर उसे घसीट रहे हैं, कोई कुछ भी प्राइवेट पार्ट पर मार रहे हैं, हाथ लगा रहे, क्या मतलब सोच नहीं सकते आप। देखने में इतना ब्रूटली, इतना मतलब ये तो अंग्रेज ने भी नहीं किया होगा 100%, वो इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैंने देखा वो ट्रक, आपने भी देखा होगा, ट्रक की तस्वीर भी है, सुबह से पत्थरों से भरकर खड़ा किया गया। वो एरिया देखो आप, वहां पर कोई एक पत्थर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उस जगह क्या क्या कहते हैं, आंदोलनकारियों की हिंसा की कहानी गढ़नी थी, तो वहां पर ट्रक भरकर क्या कर दिया, पत्थर वहां पर रख दिया गया। तो ये तो अच्छा हुआ किसी पत्रकार ने ये ट्रक पहले ही एक्सपोज कर दिया, है ना। और एक क्लिप जो है, एक रिपोर्टर अफसर सीधा सवाल पूछता है, क्या इस डंडे से मारोगे? और जवाब आता है, नहीं नहीं, ये तो यूं ही रखा है, जबकि उसमें किले साफ चमक रही थी। देखो आप जाके किले ना अपने स्टूडेंट्स के खिलाफ। और इन सबसे ज्यादा जो क्या कहे विडंबना यह है कि इसी परिसर में वो बाल संरक्षण आयोग का दफ्तर, देखो आप वीडियो में, वहां से लोग देख रहे हैं ऊपर, है ना, बच्चों की पिटाई होते देख रहे हैं। इस बेशर्मी को कुछ छात्रों को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल ले जाया गया। पैलेट और रबर बुलेट की चोटें, है ना, लिमिटेड यूज ऑफ फोर्स का नाम देता है ना, यही शब्द इस्तेमाल होता है ना इन गुंडों की तरफ से, ठीक है। सो लिमिटेड यूज ऑफ फोर्स जो शब्द है ना इनका, तो ऐसी चोटों के लिए जैसे इसमें कोई नरमी छुपी हो, और एक रबर की गोली जब आंख में जाओ घुसे,
तो उसे लिमिटेड कुछ नहीं बचता, ठीक है। कुछ दंदों में खिले ही नहीं, तार भी लिपटे गए थे। ठीक वैसे ही जैसे गलवान वैली में देखा गया था, जहाँ ये पड़ोसी मुल्क की सेना के खिलाफ इस्तेमाल हुए, ठीक है, सेना के खिलाफ थे पड़ोसी मुल्क के। अब तो हमने अपने ही नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आरएसएस बीजेपी के ये गुंडे हैं, ठीक है, कद काठी है ना, वो नहीं है जो किसी प्रशिक्षित बल के जो फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से मेल खाए। इनकी दाढ़ी, इनका पहनावा, इनके बाल, इनकी तोंद, है ना, किसी सुरक्षा बल के नियम के कायदे से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता बिल्कुल नहीं था। और सबसे बड़ी बात, ये आरएसएस के गुंडे थे। जिस तरह इन्होंने वार किए ना सिर पर, वो किसी ट्रेनिंग की भाषा नहीं बोलता। एक प्रशिक्षित लाठीचार्ज जो होता है वो पैरों और बगल पर वार करते हैं, ठीक है, भीड़ छिटकाने के लिए। सिर और हड्डी पर सीधा वार करना ट्रेनिंग नहीं है। इसे मैं कहूँगा बदले की भावना जो है ना इन आरएसएस, ये क्या कहे उनको, इन गुंडों की, इनमें कोई एम्पैथी नाम की चीज नहीं है। ये सवाल कोई छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। तो उस दिन का जो फुटेज है मैंने देखा, बहुत ही ब्रूटल था। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि जब सादे कपड़ों में बिना बैज, बिना नेम प्लेट के ये लोग जो गुंडे थे, चाहे कोई भी हो, पुलिस हो, सुरक्षा कर्मी हो, कोई भी हो, ये जो गुंडे सड़क पर उतर कर बच्चों को पीटने लगे, तो निगरानी की ये जो थ्योरी है ना, किसके लिए थी? सरकार के लिए थी या नागरिक के लिए? किसके लिए हर नागरिक को कैमरे में कैद रहना था भाई? जब सत्ता खुद अपना चेहरा छुपाकर सड़क पर उतर आए, दिल्ली पुलिस के जो ये सीनियर अफसर ने खुद माना भी, ये उन्हीं के जवान थे ऐसा माना जानबूझकर, ठीक है, बिना पहचान के भेजे गए। ये कोई साजिश, कोई सिद्धांत नहीं है जिसे हम गढ़ रहे हैं। दर्शकों, ये उनका अपना कबूलनामा है, उन्होंने कबूल किया है। और बाद में जन दबाव में सादे कपड़े की ड्यूटी पर रोक लगानी पड़ी। तो फिर समझ लीजिए, सिस्टम ने खुद मान लिया कि पकड़े जाने लायक कुछ था ही नहीं वो। और यही फिर एक और परत खुलती है। एक अफसर जो पहचाना गया, नाम संदीप लांबा, आईपीएस ऑफिसर। कैमरा पर एक लड़की को थप्पड़ मारता दिखा, लोगों ने पहचाना, वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं, वीडियो फैल चुका है। पर असली सवाल चेहरे का नहीं है, असली सवाल तो उस मशीनरी का है ना, जिस मशीन से ऐसे डोसेल बॉडीज बनते हैं। लोग इन्हें बड़े ब्रिलियंट कहते हैं, मैं तो कहता हूँ इनको चप्पल से मारना चाहिए। ऐसे इन्होंने इथिक्स पढ़ा है ना, रटा है सालों ने। ये यूपीएससी के नाम पे ये जो रट कर ये इनका खुद अपना कुछ सोच नहीं होती। ये सबसे जाहिल लोग होते हैं, मैं खुद ये ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, मैंने देखा है ऐसे अनपढ़ गवारों को, ठीक है ना। रट के क्या होते हैं, रट के ये पास आउट हो जाते हैं और फिर ये अनइथिकल काम करते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि ये जो संदीप लांबा है, ये आईपीएस ऑफिसर है ना, फैक्ट्री मॉडल का डोसेल बॉडी है ना, ये जो मशीनरी का है। हन्ना अरेंट ने एक शब्द दिया था ना इसके लिए, पेनल्टी ऑफ इविल। हन्ना अरेंट ने यही कहा था, पेनल्टी ऑफ इविल वो नहीं होता जो बहुत ही क्या कहते हैं मॉन्स्टर की तरह दिखता है। पेनल्टी ऑफ इविल आप सोचना बंद कर दो, काफी है यही। आप शैतान से भी 10 गुना क्या करोगे, वही काम करोगे आप, ठीक है। तो पेनल्टी ऑफ इविल है ये सारे। इन्होंने पढ़ाई की है, रटा है, इन्होंने सोचना नहीं सीखा कभी। किस क्रिटिकल थिंकिंग उस तरह से होती भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अरेंज का तर्क भी यही था कि जो सबसे बड़े अत्याचारी अक्सर राक्षस नहीं होते, ठीक है, बल्कि उन्हें मामूली लोगों से होते हैं जिन्होंने सोचना बंद कर दिया है। थॉटलेसनेस काफी है, किसी भी बंद दिमाग में यह चीज आसानी से आ जाती है ना कि वो कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना करे, ठीक है। तो ये संदीप लांबा है, इसको लंबा करना चाहिए। तो बस ये तो फिर कहते हैं ना कि हम तो ऊपर के आदेश का पालन कर रहे थे। इंसानियत मर गई क्या तुम्हारे अंदर, जिस तरह से तुम मार रहे थे बच्चों को? ये जो डोसाइल बॉडीज और अरेंट की पेनल्टी ऑफ इविल है ना, ये दोनों एक ही एंगल है मेरे ख्याल से। जिस दिन एक अफसर बिना एक सेकंड सोचे किसी निहत्ती लड़की पर हाथ उठा देता है, उस दिन दोष मेरे ख्याल से सिर्फ उसका नहीं है, ये दोष उस पूरी फैक्ट्री मॉडल का है, ठीक है, जिसने उसे सिखाया कि सवाल पूछना जो है उससे आपकी नौकरी छीनी जाती है। तो नौकरी करते क्यों हो, इस तरह के काम क्यों करते हो जहाँ पर खुद से आंख मिलाने में शर्म आए? लेकिन तुम्हें शर्म भी कैसे आएगी? आप तो बस वो गुंडों वाली भी जो स्टेज है, तो उनके भी शायद कुछ उसूल होते होंगे, तुम्हारे कोई उसूल नहीं है। बात इस मुल्क की सबसे पुरानी बहस जो हम करते हैं क्या होती है,
हिंसा वर्सेस अहिंसा, ये जो गांधीवादी विचारधारा है ना, ये बीमारी है दोस्तों। आप वो कार्ल पॉपर की क्या है, पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस है ना, यहाँ चिक कर मुझे याद आ रही है, वो इस तरह से थी, जो इनटॉलरेंस मतलब आसान भाषा में, जो असीमित सहनशीलता अगर उन तत्वों को भी बख्श देती है जो खुद सहनशीलता को मिटाने पर खुली हो, तो आखिर जो सहनशीलता है खुद अपनी कब्र खोद लेती है, ठीक है। और डर की भी अपनी एक मनोविज्ञान होती है, जब तक पूरा वार नहीं पड़ता ना, तब तक डर हावी रहता है। पर एक बार जब किसी पीढ़ी को ये पता चल जाए कि वो वार सहकर भी खड़ी रह सकती है, तो फिर वो वाला डर आपका टूट जाता है हमेशा के लिए। और यही हुआ जंतर मंतर पर। मैं देखा 10-20 के झुंड में ये बच्चे एक दूसरे को बचाते दिखे। जिस लड़की पर डंडे पड़ने वाला हो, कोई लड़का आता था बीच में, ठीक है, बीच में आकर खड़ा हो जाता था। कोई एक अगर पिटने के लिए आगे बढ़े तो 10 लोग और उसे खींचने लगे, है ना। ये जो टीयर गैस के गोले पटने लगे थे ना, और ये लड़के उसे उठाकर वापस फेंक देते थे मानो कोई खेल हो। और ये किसी संगठन की ट्रेनिंग नहीं थी, ये वो सहज एकजुटता है जो सिर्फ तब पैदा होती है जब एक पूरी पीढ़ी को एक साथ ये एहसास हो जाए कि डरने से कुछ नहीं बचता, ठीक है। कानून और न्याय एक चीज नहीं है, कोई कार्यवाही कानूनी हो सकती है और फिर भी सरकार नाइंसाफ कर सकती है, सरकार की नाइंसाफी हो सकती है। पुलिस अपनी हर हरकत को लॉफुल डिप्लॉयमेंट कहती रही। यही भाषा है जो सत्ता बोलती है जब उसे बोलने से डर लगता है ना। मगर इन सब किसी सरकारी फाइल में नहीं होता। दिल्ली हाईकोर्ट को खुद आके आकर सीसीटीवी फुटेज बचाने का आदेश देना पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं कानून की ये जो मशीनरी है ना, ये मशीनरी में भी ये डर बाकी है कि सच अगर एक दिन बाहर आएगा। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि ये आंदोलन किसी एक पहचान से नहीं बंधा, न धर्म से, न जाति से, न इलाके से। और अगर हम इसे भी भूल जाने दे तो अगली बार यही किसी और के साथ होगा, तब तक हम फिर वही सवाल पूछते रहेंगे जो आज पूछ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली की सियासत भी हिल गई, रौंद हुई। 12 बरस में पहली बार मोदी के रिहायश तक पहुंचे, धक्का मुक्की और हाथापाई, उसकी तस्वीरें सामने आती हैं। प्रियंका गांधी को धक्के मार मार कर क्या करा, रोका गया, गाड़ी में बैठाए। योगेंद्र यादव जो थे उन्होंने कहा इसे एक ऐतिहासिक पल कहा, ठीक है, और शायद ये गलत नहीं है। ये आरोप अभी अदालत से गुजरे नहीं है, इसलिए इन्हें आरोप के तौर पर ही दर्ज किया जा रहा है, ठीक है, फैसले के तौर पर नहीं। पर इतना साफ है कि जो दबाव कली से शुरू हुआ था वो अब सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुका है। नील पोस्टमैन उन्होंने बरस से पहले चेताया था, उसने वार्निंग दी थी, जब हर गंभीर मुद्दा टीवी स्क्रीन पर पहुंचता है तो धीरे धीरे उसे तमाशे में बदल दिया जाता है। असल सवाल पीछे छूट जाते हैं। एक तरफ का मीडिया कैमरा सिर्फ वहां घूमता है जहां उसे अराजकता दिखती है ना। पर पोस्टमैन के दौर में ये चीज नहीं थी ना। नील पोस्टमैन के दौर में मोबाइल फोन नहीं, तो आज हर हाथ में एक मोबाइल कैमरा है। आज हर छात्र खुद एक रिपोर्टर है, हर फोन एक गवाह है। और यही फर्क है, ये जो गोदी मीडिया और ये आजाद मीडिया के बीच का ये जो सबसे बड़ा फर्क हमें आज देखने को मिल रहा है ना। और ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इसने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादियों की बी टीम तक कह डाला था ना। उस बयान के बाद से इस्तीफे की मांग पर सिर्फ खामोशी हो, क्योंकि जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत उनके पास बची ही नहीं। तो चलिए सीधी बात करते हैं। बीजेपी आरएसएस को अब तक अंदाजा ही नहीं था कि इस बार उन्होंने किससे पंगा ले लिया है। ये कोई किसान नहीं है, किसान आंदोलन नहीं है जिसमें नेता है, संगठन है, मांगे है ना, बातचीत की मेज पर तय हो सकती की ऐसी बातें हैं। यह मजदूर आंदोलन नहीं है जिसे थका कर घर भेजा जा सकता है। आज इस देश के जैन जी का गुस्सा ठीक उसी तरह जागा है। इसे न डराया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है और न किसी स्टूडियो के नैरेटिव से
भरमाया जा सकता है।